बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि जो सल्फोनामाइड थे, जो सल्फोनामाइड ये असल में केमिकल एनालॉग थे पैरामाइनो बेंजोइक एसिड के, और इसके जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं इस क्लास के अंदर, जिनको आप सब क्लास मेंबर्स बोल सकते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है इनके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी का, उनके क्लिनिकल यूजेस का। फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स में क्या क्या आएंगे कि टिश्यू की पेनिट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मेटाबॉलिज्म की बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें, एलिमिनेशन की बात करें, किसकी, इंटैक्ट ड्रग की या एसिटाइलेटेड की। कहती है कि जो इनकी सॉल्युबिलिटी होती है एसिडिक यूरिन की तरफ बहुत कम हो जाती है। जब इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी तो ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाना शुरू कर देती है, क्रिस्टल बनाना शुरू कर देती है। इस क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है एसिडिक यूरिन के अंदर, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम 3 सल्फोनामाइड को एक साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रिपल सल्फा, ताकि ये चांसेस खत्म हो जाए कि इस ड्रग की प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं, ये ड्रग को क्रिस्टल बनाएगी या नहीं। तो इसकी क्रिस्टलाइजेशन को, इसकी प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 3 सेपरेट सल्फोनामाइड को यूज़ करते हैं। तो पहला फार्माकोकाइनेटिक फीचर हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा इनके क्लिनिकल यूज़ ठीक हो गया कि कुछ को शॉर्ट एक्टिंग, कुछ को इंटरमीडिएट और कुछ को बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग बोलते हैं। जो शॉर्ट एक्टिंग के अंदर सल्फीसोक्साजोल आता है, इंटरमीडिएट के अंदर सल्फामेथोक्साजोल आता है जिसको ट्राइमिथोप्रिन के साथ यूज़ करते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर सल्फाडॉक्सिन आता है, सल्फाडॉक्सिन। कहते हैं कि जो सल्फोनामाइड होती है प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती है, और ये उसी जगह पे बाइंड करती है जहाँ पे बिलिरुबिन और जो दूसरे कंपाउंड्स होते हैं, दूसरे कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि वारफरिन होती है और मिथोट्रेक्सेट, इन्होंने भी इसी जगह पे बाइंड करना होता है बिलिरुबिन को। इन शॉर्ट जब इसका लेवल ज़्यादा होगा सल्फोनामाइड का, तो ये बिलिरुबिन को, वारफरिन को, मिथोट्रेक्सेट को डिस्प्लेस कर देगी एल्ब्यूमिन से, जिसकी वजह से उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो कर्निक टेरेस करवा देगा, अगर वारफरिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो क्या करवा देगा, ये एंटी कोगुलेंट फंक्शन प्रोवाइड कर देगा, एंटी कोगुलेंस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया सल्फोनामाइड का। इसके बाद है ट्राइमिथोप्रिम। अब ट्राइमिथोप्रिम ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं फोलिक एसिड के, जबकि सल्फोनामाइड पैरामाइनो बेंजोइक एसिड का था। अब ये वीक बेस होता है। जिस तरह जो सल्फोनामाइड था एसिडिक यूरिन के अंदर प्रेसिपिटेट होते थे, तो ये भी एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से कहती है कि जहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट होती है वहाँ पे ट्रैप हो जाता है। फॉर एग्जांपल वजाइना के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट होती है, प्रोस्टेट के अंदर भी एसिडिक एनवायरनमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर प्रोस्टैटिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड रिलीज होता है, तो वहाँ पे ये ट्रैप हो सकता है। कहते हैं कि जो उसकी यूरिन के अंदर जो इसकी एक्सक्रीशन होती है वो अनचेंज फॉर्म में होती है, और उसकी हाफ लाइफ तकरीबन सल्फामेथोक्साजोल के बराबर होती है। दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। अब ये जो सल्फोनामाइड है बैक्टीरियोस्टैटिक है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब ये होता है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को ब्लॉक कर देती है। ये इन्फेक्शन को इरेडिकेट नहीं करती, बल्कि इसको होस्ट डिफेंस चाहिए होता है अगर इन्फेक्शन को रिमूव करना है, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। इसने करना क्या, इसने फोलिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना, क्योंकि एंटी मेटाबोलाइट होती है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड का, तो इसने डाईहाइड्रोक्टोरेट सिंथेज इसको ब्लॉक कर देना। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गई। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को ओवरकम करने के लिए अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये इनहिबिशन ओवरकम हो जाएगी। और कहते हैं कि कभी कभार ये एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम करते हैं। पहला तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर थे, और कभी कभार एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम करते हैं। सबस्ट्रेट से कोई प्रोडक्ट बनेगी, तो जो प्रोडक्ट बनती है ना, वो फोलिक एसिड का नॉन फंक्शनल फॉर्म होती है, चाहे वो ब्लॉक करे, चाहे वो कोई नॉन फंक्शनल फॉर्म बनाए। इन दोनों केस के अंदर नुकसान फोलिक एसिड का हो रहा है। इन दोनों केस के अंदर फोलिक एसिड सही तरह नहीं बन पा रहा। अब वो कहते हैं कि इसकी जो सिलेक्टिव टॉक्सिटी सिर्फ माइक्रोब्स के लिए क्यों होती है, ये माइक्रोब क्यों क्यों नुकसान पहुंचाती है, मेमेलियन सेल को क्यों नहीं पहुंचाती, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि जो ह्यूमन सेल होते हैं वो फोलिक एसिड को बना नहीं सकते, वो पहले से बना बनाया फोलिक एसिड यूज़ करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर तो ये मैकेनिज्म नहीं होता, बैक्टीरिया खुद अपना फोलिक एसिड बनाता होता है, तो बनाने के लिए जो एंजाइम होते हैं उनको ब्लॉक करता है सल्फोनामाइड। इसके बाद है ट्राइमिथोप्रिम। ट्राइमिथोप्रिम ने ब्लॉक करना है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, जिसकी वजह से फोलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म नहीं बन पाती। कहते हैं कि जो बैक्टीरियल जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है उसकी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है ट्राइमिथोप्रिम के लिए एज कम्पेयर टू मेमेलियन एंजाइम, क्योंकि ह्यूमन के अंदर भी ये एंजाइम होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, लेकिन जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज होता है माइक्रोब का, उसकी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है ट्राइमिथोप्रिम के लिए एज कम्पेयर टू मेमेलियन सेल। अगर हम ट्राइमिथोप्रिम और सल्फोमेथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन करें तो आपको एंटी माइक्रोबियल सिनर्जी देखने को मिलती है, और यहाँ पे सिक्वेंशियल ब्लॉक देखने को मिलता है। सिक्वेंशियल ब्लॉक का क्या मतलब है कि अगर आप दो ड्रग ऐसे इस्तेमाल करें जो एक जैसे स्टेप, जो दो स्टेप्स को जो आगे पीछे है उनको ब्लॉक करती है, तो उसको बोलती है सिक्वेंशियल ब्लॉक ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब रेजिस्टेंस वाले मैकेनिज्म को देख लेते हैं। अब इसकी रेजिस्टेंस दो मैकेनिज्म के जरिए हो सकती है। ठीक हो गया। पहला हम सल्फोनामाइड की देख लेते हैं। सल्फोनामाइड की जो रेजिस्टेंट होती है वो प्लाज्मिड मीडिएटेड होती है, प्लाज्मिड के जीन्स की वजह से होती है। किस तरह से हो सकती है, या तो ड्रग की इंटरसेलुलर एक्युमुलेशन को ब्लॉक कर देंगे, या फिर
पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, क्योंकि आपको बताया था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, तो ड्रग को एक्युमुलेट ना होने दे या पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा दे या फिर उसकी सेंसिटिविटी को कम कर दे ड्रग के लिए। तो ये तो हो गई सल्फोनामाइड की। अब है ट्राइमेथोप्रीन की रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। ट्राइमेथोप्रीन की रेजिस्टेंस में क्या होगा कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जिसको ब्लॉक कर दिया था ट्राइमेथोप्रीन ने, तो मजीद एंजाइम को प्रोड्यूस करो और ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करो जिसकी एफिनिटी ड्रग के लिए काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो ये था ट्राइमेथोप्रीन के लिए। जबकि सल्फोनामाइड के लिए डिक्रीज कंसंट्रेशन और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पाबा या सेंसिटिविटी को कम कर देना। सल्फोनामाइड के क्लिनिकल यूजेस को देख लेते हैं। जो सल्फोनामाइड होती है ग्राम पॉजिटिव, आपको पता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनकी ग्राम स्टेनिंग नहीं होती है, तो नोकार्डिया और क्लैमिडिया ये इसमें से आ जाते हैं। क्लैमिडिया ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन होता है। इसके साथ साथ जो उसके स्पेसिफिक मेंबर्स होते हैं ना, वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल जो ट्रिपल सल्फा होता है, सल्फीसोक्साजोल होता है, ये होता है ओरली यूज होते हैं किसके लिए, सिंपल यूटीआई के लिए। जबकि ओकुलर और बर्न इन्फेक्शन के लिए टॉपिकली यूज होते हैं। टॉपिकल का मतलब किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर अप्लाई करने के लिए। ओकुलर के लिए इस्तेमाल होता है सल्फेसिटामाइड। आपने एक बात नोट की होगी, उसको याद किस तरह से करना है कि जो एस्टाजोलामाइड था वो आइज के अंदर इस्तेमाल होता था ग्लोकोमा को ठीक करने के लिए, तो यहाँ पे सल्फ एस्टामाइड है, तो ये भी इस्तेमाल होगा ओकुलर इन्फेक्शन के लिए। जब बर्न होता है तो बर्न के लिए सिल्वर सल्फाडियाजिन और मैफिनाइट और सिल्वर सल्फेडियाजिन ये इस्तेमाल होते हैं टॉपिकली। अल्सरेटिव कोलाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर ओरली सल्फासेलेजिन इस्तेमाल होती है, जो हम पढ़ चुके हैं जीआईटी डिसऑर्डर के अंदर। टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए ओरल सल्फाडियाजिन। अब ये ओरल सल्फाडियाजिन है, वो थी सिल्वर सल्फाडियाजिन, उसके साथ पिरामिथामीन यूज़ करते हैं। पिरामिथामीन भी क्या है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है, जिस तरह ट्राइमेथोप्रीन थे, तो ये पिरामिथामीन भी ये क्या है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होती है। उसके साथ फोलिक एसिड भी देते होते हैं। इसके बाद कम्बिनेशन ट्राइमेथोप्रीन सल्फामेथोक्साजोल का कम्बिनेशन जिसको TMPSMZ बोलते हैं, तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मोरक्सिला कैटेराइलिस की वजह से रिस्पायरेटरी एयर साइनस का इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसके क्लिनिकल यूजेस हो जाएंगे। इसके साथ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल के अंदर ये नीमोसिस्टस निमोनियाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हमने क्या करना है, हम इसको टेबल से अब रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ट्राइमेथोप्रीन सल्फामेथोक्साजोल साइनर्जिस्टिक इनहिबिशन होती है फोलिक एसिड के सिंथेसिस की, और जो कॉम्बिनेशन होता है ना, तो कॉम्बिनेशन ये बैक्टीरियासिडल होता है और ये सीक्वेंशियल ब्लॉक के जरिए काम करता है। किसके लिए इस्तेमाल होती है, वहाँ पे हमने पढ़ा था यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी एयर साइनस इन्फेक्शन है। इसके साथ नीमोसिस्टस निमोनियाई के लिए, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए, नोकार्डियोसिस के लिए इस्तेमाल होता है ट्राइमेथोप्रीन सल्फामेथोक्साजोल। जबकि आइसोलेटेड यूजेस क्या आते हैं, सिंपल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है सल्फेसोक्सोल। जबकि सल्फाडियाजिन है, ये इस्तेमाल होता है ओरली। किसके लिए इस्तेमाल होता है ना, हमने ये देखा था कि ये इस्तेमाल होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए, और टॉपिकली यूज होता है बर्न और आई के अंदर। उसके अंदर आई के अंदर था सल्फेस्टामाइड, बर्न के अंदर मैफिनाइट और सिल्वर सल्फाडियाजिन। ठीक है, जो ट्राइमेथोप्रीन है पिरामिथामीन, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं मिलाकर किसके अंदर, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर। किसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर सल्फाडियाजिन और पिरामिथामीन यूज होते हैं। मलेरिया के अंदर जो सल्फाडॉक्सिन और पिरामिथामीन ये यूज होती है, पिरामिथामीन और सल्फाडॉक्सिन ये मलेरिया के अंदर इस्तेमाल होती है, वो हमने एंटी मलेरियल वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो ये तो होगी बात इसकी सल्फोनामाइड के और ट्राइमेथोप्रीन के क्लिनिकल यूजेस की। अब इनकी टॉक्सिटी को देख लेते हैं। टॉक्सिटी को याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक निमोनिक बनाया है, उसका नाम है 4S। इसकी टॉक्सिटी में आपको 4S देखने को मिलेंगे। वैसे यहाँ पर हेडिंग में देखें तो हाइपर सेंसिटिविटी, GIT, हिमैटोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी, ड्रग इंटरेक्शन और ट्राइमेथोप्रीन की स्पेसिफिक टॉक्सिटी होती है। अब 4S कौन कौन से है, हाइपर सेंसिटिविटी में मैंने एक एस उठाया स्किन रैश से, दूसरा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जिसको आप एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस बोलते हैं, और इसके साथ साथ और एस मैंने कहाँ से उठाया है कि इनकी सॉल्युबिलिटी लो होती है जिसकी वजह से क्रिस्टल की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, हिमाचुरिया हो जाता है। और जो लास्ट वाला एस है ना, तो लास्ट वाला एस क्या होता है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है ना, उनको डिस्प्लेस करवा देता है जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर स्किन के रैशेस आना शुरू हो जाएंगे, और कहते हैं कि जो क्रॉस एलर्जीजेनिसिटी देखने को मिलती है। क्रॉस का मतलब अगर आप एक यूज़ करते हैं फिर इसके बाद दूसरी यूज़ करते हैं तो उसके खिलाफ भी एलर्जी डेवलप हो जाएगी। कहते हैं कि सल्फोनामाइड डेरिवेटिव भी होते हैं, टोरल हाइपोग्लाइसेमिक है, थायोजाइड है, लूप डायरेटिक्स है, एस्टाजोलामाइड है, ये सारे क्या सल्फोनामाइड डेरिवेटिव हैं, तो इनकी वजह से भी क्रॉस एलर्जीजेनिसिटी देखने को मिलती है। एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा जिसको आप वेस्कुलाइटिस भी बोल सकते हैं,
स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। जीआईटी में क्या देखने को मिलेगा, वही नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, टिपिकल सिम्पटम और हेपेटाइटिस भी हो सकता है, लेकिन वो अनकॉमन है। हिमेटोटॉक्सिटी में क्या देखने को मिलेगा, बोन मैरो डिप्रेशन होगा। बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से आपको आरबीसी कम देखने को मिलेगा, जिसको बोलेंगे प्लास्टिक एनीमिया। प्लेटलेट कम देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ग्रैनुलोसाइट कम देखने को मिलेगा, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया। और अगर हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस पेशेंट के अंदर, जिसके अंदर डेफिशिएंसी है, उनके अंदर अगर इस्तेमाल करें तो एक्यूट हीमोलिसिस हो जाएगी इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। नेफ्रोटॉक्सिटी क्यों होगी कि ये लो सॉल्युबिलिटी, इसकी लो सॉल्युबिलिटी होती है, एसिडिक पीएच के ऊपर प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाता है, क्रिस्टल यूरिया और हिमाचूरिया हो जाएगा। ड्रग इंटरेक्शन वारफरीन को, मिथोट्रेक्सेट को और बिलीरुबिन को डिस्प्लेस करवा देती है एल्ब्यूमिन से, जिसकी वजह से बिलीरुबिन को डिस्प्लेस करवा दे तो हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो जाएगा, कर्निक टेरेस हो जाएगा। That is why this is contraindicated in pregnancy. अब टॉक्सिसिटी ऑफ ट्राइमेथोप्रिम, तो ट्राइमेथोप्रिम क्या करवाती है, ट्राइमेथोप्रिम भी तकरीबन वही काम करवा रही है जो वो करवा रही थी कि हिमेटोटॉक्सिसिटी, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, लेकिन वहाँ पे एप्लास्टिक एनीमिया था, यहाँ पे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, ल्यूकोपीनिया, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया ये सब हो सकते हैं। बाकी स्किन रैशेस हो सकती है, डायरिया वगैरह हो सकता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया हमने, सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोप्रिम को। अब इसके बाद है फ्लोरोक्विनिलोन को मजीद क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। अब जनरेशन को किस बेस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम। जो फर्स्ट जनरेशन होगा उसका नैरो स्पेक्ट्रम होगा, जो उसके बाद सेकंड होगा उसका ज़्यादा वाइड होगा, थर्ड का उससे भी ज़्यादा वाइड होगा, फोर्थ का सबसे ज़्यादा वाइडर होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम इनको डिफरेंट जनरेशन के अंदर डिवाइड करती है। पहला है नॉरफ्लॉक्सासिन, जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आती है। तो ये क्या होती है, ये कहाँ से डिराइव्ड होती है, ये नैलिडिक्सिक एसिड से डिराइव्ड होती है। तो इसका कॉमन एक्टिविटी किसके अगेंस्ट होती है, सिर्फ वो पैथोजन जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाते हैं उनके अगेंस्ट होती है, इसके अलावा और किसी के अगेंस्ट नहीं होती। सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनिलोन के अंदर केप्रोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन आती है। अब इनकी एक्टिविटी ग्राम नेगेटिव और इसके साथ गोनोकोकस के लिए भी आना शुरू होती है। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, माइकोबैक्टीरिया और इसके साथ गोनोकोकस। याद करना कि सेकंड जनरेशन थी केप्रोफ्लॉक्सासिन, वो माइकोबैक्टीरियम के अंदर इस्तेमाल होती है, एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव के लिए इस्तेमाल हो सकती है, गोनोकोकस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, या निमोनिया या एटिपिकल निमोनिया करवाने वाले में। एटिपिकल निमोनिया माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है, क्लैमिडोफिला की वजह से हो सकता है, या क्लैप्सिला की वजह से भी हो सकता है। थर्ड जनरेशन के अंदर फ्लोरोक्विनिलोन आती है, जिसमें थर्ड फ्लोरोक्विनिलोन के अंदर लेवोफ्लॉक्सासिन है, जैमिफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। अब ये वाली जो होती है ना, इनकी ज़्यादा एक्टिविटी होती है ग्राम पॉजिटिव के लिए, इनकी ज़्यादा ग्राम नेगेटिव के लिए नहीं होती, बल्कि किसके लिए होती है, ग्राम पॉजिटिव के लिए। स्पेसिफिकली ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन से आते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्ट्रेप्टोकोकस और स्टाफिलोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, ठीक है, एंटीरोकोकाई भी आ जाते हैं, ठीक है, और मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफिलोकोकस ओरियस, इसको मर्सा भी बोलते हैं। कहते हैं जो थर्ड जनरेशन ड्रग्स होती हैं उनको रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनिलोन में बोलते हैं, क्योंकि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे आपको पता है कि जो निमोनिया है या रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है। अब इनकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम फ्लोरोक्विनिलोन है, ज़्यादा इनकी एक्टिविटी होती है ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट, स्पेसिफिकली एनारोब्स के अगेंस्ट। अब इनके फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। तो इनके गुड ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन कहती है कि अगर हमने ऐसे एंटासिड लिया जिसके अंदर मल्टीवेलेंट केटाइन है, तो इनकी एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर कर सकती है, उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेके जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल होगा, इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से होती है, लेकिन कहते हैं कि जो नॉरफ्लॉक्सासिन है इसका एडिक्वेट प्लाज्मा लेवल अचीव नहीं होता, इसकी लोडिंग डोज वो अचीव नहीं होती जो सिस्टमिक इन्फेक्शन में आपको चाहिए होती है। अब इनकी एलिमिनेशन किडनी से होनी है, और एलिमिनेशन के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलती है एक्यूट या एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, जिसको ब्लॉक करती है प्रोबेनिसिड एसिड। प्रोबेनिसिड एसिड तो नहीं बोला, प्रोबेनिसिड बोलना है सिर्फ। जो प्रोबेनिसिड है ये एंटी गाउट ड्रग है, जिसको हमने गाउट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब इन सब की एलिमिनेशन किडनी से होती है सिवाय एक के, वो कौन सी है, वो उसका नाम है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है हमारी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, लीवो है और जैमिफ्लॉक्सासिन है। तो जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है जिसको लिवर मेटाबोलाइज करता होता है और इसको बाइल के अंदर एक्सक्रीट करवाता होता है, तो अगर किडनी फेल हो जाए तो सबका लेवल ज़्यादा हो जाएगा सिवाय इसका मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का, क्योंकि इसका लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, और ये मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर इसको रेकमेंड नहीं करते होते, जबकि जो नॉरफ्लॉक्सासिन है सिर्फ उसी को रेकमेंड करते होते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, तो फ्लोरोक्विनिलोन होती है, इन्होंने क्या करना है, बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस को, जिसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, उसको इंटरफेयर करना है। किस तरह से कि जो डीएनए गायरेस होता है, डीएनए टोपोआइसोमेरेस टाइप 2, स्पेशली ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर, ग्राम नेगेटिव के अंदर होता है डीएनए टोपोआइसोमेरेस टाइप 2 और ग्राम पॉजिटिव के अंदर होता है टाइप 4।
तो टाइप 4 पॉजिटिव के अंदर और टाइप 2 नेगेटिव के अंदर उसको ब्लॉक कर देना। जब इसको ब्लॉक कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है वो ठीक नहीं हो पाएगी। जो सुपर कॉइल्ड रीजन बनता होता है उसकी रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगी। जब उसकी रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगी तो फिर डीएनए की रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन सब कुछ इनहिबिट हो जाएगा, सब कुछ इनहिबिट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इस तरह से जाके काम करती है और नॉर्मली ये बैक्टीरियसिडल होती है। क्या होती है? बैक्टीरियसिडल होती है। जिस तरह अमाइनो ग्लाइकोसाइड के पास पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट था तो इनके पास भी पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है। मतलब कि जब इनकी कंसंट्रेशन मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन नीचे गिर भी जाती है। मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन का मतलब वो कंसंट्रेशन जो 50% बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती है, उससे कम हो भी जाए तब भी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती रहती है। दैट इज कॉल्ड पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। अब रेजिस्टेंस के लिए मैकेनिज्म क्या है? जो सेकंड जनरेशन के लिए रेजिस्टेंस आ जाती है, स्पेशली कैम्पैलोबैक्टर जूजिनाई और गोनोकोकस के अंदर, मल्सा के अंदर भी आ जाती है। रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या होता है? पहली बात कि इनका जो इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन है उसको कम कर देना। कम करने के लिए इफ्लक्स पंप होती है। क्या होती है? इफ्लक्स पंप होती है, यानी कि पोरिन के स्ट्रक्चर को खराब कर देना, ग्राम नेगेटिव के अंदर होता है। इसके साथ जो क्या करना, जो ड्रग ने जिस जगह पे जाके काम करना है, जिस एंजाइम को उसने टारगेट करना है, उस एंजाइम को क्या कर दो, आप उस एंजाइम के अंदर चेंजेस ले आओ, उसकी सेंसिटिविटी को अल्टर कर दो। ठीक है? सेंसिटिविटी को क्या कर दो? अल्टर कर दो। और जो जीन जिसमें म्यूटेशन रिक्वायर होती है उसको क्या बोलते हैं? इस ये है GYR। GYR का क्या मतलब है? गायरेस, और ए रीजन के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं गायरेस ए जीन। इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो ऐसा डीएनए गायरेस बनता होता है जिसकी सेंसिटिविटी फ्लोरोक्विनिलोन के लिए बहुत कम होती है। अब इसके क्लिनिकल यूजेस को देख लेते हैं। तो फ्लोरोक्विनिलोन्स होते हैं, ये यूरोजेनिटल और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इनके इन्फेक्शन के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए। फॉर एग्जांपल गोनोकोकाई क्या है? ग्राम नेगेटिव कोकाई है। ई कोलाई ग्राम नेगेटिव रॉड्स, क्लैप्सिला निमोनिया ग्राम नेगेटिव रॉड, कैम्पैलोबैक्टर जूजिनाई ग्राम नेगेटिव, एंटीरोबैक्टर सारे के सारे ग्राम नेगेटिव। जो पहला ग्राम नेगेटिव कोकाई है, बाकी सारे ग्राम नेगेटिव रॉड्स होती है तो उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये सारे GIT के हैं। आपने पढ़ा हुआ ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू एंटेरिक ट्रैक्ट। ठीक है? एंटेरिक, ठीक हो गया? तो ये इसके लिए है सारे। बाकी हम इनके क्लिनिकल यूजेस को यहाँ से तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किप्रोफ्लॉक्सासिन है जो कि क्या है? सेकंड जनरेशन है। तो ये यूरोजेनिटल, GIT और रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है और इसकी एक्टिविटी गोनोकोकाई के लिए बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसका लिमिटेड यूज़ होता है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग भी है। जबकि बाकी जो है जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्सासिन फर्स्ट जनरेशन और ओफ्लॉक्सासिन सेकंड जनरेशन, तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। लिवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये इस्तेमाल होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। उनकी ज़्यादा एक्टिविटी होती है ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए और एटिपिकल निमोनिया, क्योंकि पता है कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये फैलाता होता है इन्फेक्शन, और एटिपिकल में क्लैमिडिया और माइकोप्लाज्मा आ जाती है। ठीक हो गया? अब मैंने यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताई भी है कि कुछ इनहिबिटर होते हैं फोलिक एसिड के सिंथेसिस को, कुछ की रिडक्शन को इनहिबिट करने वाले pyrimethamine और ट्राइमेथोप्रिम होती है, जबकि ये सारे हैं सल्फोनामाइड कैटेगरी के। ठीक हो गया? तो ये तो हो गया हमने इसके हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने इसके क्लिनिकल यूजेस को देख लिया। अब इसकी टॉक्सिसिटी वगैरह को देख लेते हैं। तो टॉक्सिसिटी क्या होगी? GIT के ऊपर डिस्ट्रेस आ जाएगा, स्किन रैशेस होगा, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, फोटोटॉक्सिसिटी है, न्यूरोटॉक्सिसिटी है, टेंडिनाइटिस है, टेंडन रैप्चर हो सकता है। कहती है कि अगर हमने ये एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से नॉर्मल फ्लोरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। नॉर्मल फ्लोरा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर कैंडिडियासिस और स्ट्रेप्टोकोकाई के इन्फेक्शन होने के चांसेस भी काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। ये चीज़ हो सकती है। और कहती है कि इसको प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इसको नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो फीटस के ग्रोइंग कार्टिलेज है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और आर्थ्रोपैथी करवा देती है। आर्थ्रो का मतलब है आर्टिकुलेशन, जॉइंट्स वगैरह। ठीक है? और जॉइंट को जोड़ने वाले आर्टिकुलर कार्टिलेजेस भी होती हैं। जो अगर फ्लोरोक्विनिलीन अगर ज़्यादा यूज़ कर ले तो थियोफाइलिन का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और थियोफाइलिन का लेवल ज़्यादा हो गया तो वेज़ोडाइलेटर है, तो ये ज़्यादा हाइपोटेंशन करवा देती है, हेडेक वगैरह करवा देती है। इसके साथ जो फ्लोरोक्विनिलोन है, जो जैमीफ्लॉक्सासिन है, लिवोफ्लॉक्सासिन है और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारी थर्ड जनरेशन की फ्लोरोक्विनिलोन है। ये तीनों QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती है, तो ये टॉर्सोडीज, डी पॉइंटिस भी करवा सकती है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, इनके क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिसिटी को देख लिया। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर रही है। तो इसमें तो 3 ड्रग्स आपको बता दी जो किस में आती थी, थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनिलोन के अंदर। तो ये तो हो गया चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आपने लाइक करना है और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।